आज हम बात करेंगे सामाजिकरण की, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सोशलाइजेशन। समाजशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिलेबस के अंदर 11वीं 12वीं से लेके BA फर्स्ट ईयर तथा MA प्रीवियस के अंदर भी चलती है। इसके अलावा जो है जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो समाजशास्त्र से जुड़े हुए थे, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके अंदर भी इसके बारे में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे वीडियो में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ चीज़ों को समझाने की, न कि जो है आप रटें। इसीलिए यहाँ इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको परिभाषा एक भी नहीं बताऊँगा, मैं आपको जो है उन परिभाषाओं का अर्थ समझाऊँगा ताकि आप लोग वो चीज़ें आसानी से समझें। और दूसरा जो भी उदाहरण है वो मैं, जैसा कि आप जानते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। और उदाहरण भी खुद से जुड़े हुए ही उदाहरणों के बारे में मैं बात करता हूँ, यानी आपसे मेरे से जुड़े हुए उदाहरणों के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, समाजीकरण क्या है। पहली चीज़, समाजीकरण जो है मानव जीवन के जो मानव समाज है उसका सांस्कृतिक जो इतिहास है उसकी एक आधारशिला, यानी कि जो हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं चली आ रही है, ये आप सब जानते हैं हज़ारों सालों पुरानी है, कई सैकड़ों सालों पुरानी, हर समाज की, हर देश की। तो जबकि इंसान की आयु मात्र 100 साल, 70, 80 या ज़्यादा से ज़्यादा 110, 105 साल मान लेते हैं, तो फिर ये चीज़ें चलती कैसे रहती कंटिन्यूटी में? तो ये चीज़ें चलती है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। अब समाजीकरण क्या है, सीधे सीधे अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, उसको एक तरह से जीवित मांस का टुकड़ा मात्र होता है, उसे किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, यहाँ तक कि उसे उस बच्चे का खुद का नाम भी नहीं पता होता कि उसका नाम क्या है। जैसा कि हर एक के साथ होता है। बाद में बच्चा धीरे धीरे सीखता, बड़ा होता, तो वो चीज़ें सीखता है। तो वो जो सीखता क्या है, समाज का उपयोगी सदस्य बनने की जो प्रक्रिया है, वो सीखना समाजीकरण कहलाता है। वापस संक्षेप में अगर हम बात करें, परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, मगर मोटे तौर पर समाजीकरण का मतलब ये हुआ कि जो जैविक प्राणी है, मनुष्य जैसा जीवित जब पैदा होता है तो एक जैविक प्राणी मात्र होता है, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। मैं इसे आपको थोड़ा और आगे विस्तार से समझाऊंगा। जैसे अगर हम बात करें कि समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे सीखते हैं आदमी, इस प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है उसे कुछ भी नहीं आता है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको छोटी चीज़ें सिखाते हैं, उस चलना फिरना, बोलना, उसका नाम, कपड़े पहनना, उसके हाथ कैसे धोते हैं, वो अगर लेटरिन पेशाब करा तो उसको किस तरह से करना, ये सारी चीज़ें, सफाई से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाना, तो ये सारी प्रक्रियाएं समाजीकरण कहलाती है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो जो है सामाजिकता के प्रति तटस्थ होता है, वो न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, वो तटस्थ होता है। कैसे होता है उसका तटस्थ का मतलब ये है कि अगर बच्चे को मौका नहीं मिला समाज में, परिवार में रहने का, तो वो बच्चा वो चीज़ें नहीं सीखा। एक छोटा सा दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा। मान लीजिए जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदी समझ रहे हैं, तो ये कभी आपके दिमाग में आया, ये प्रश्न नहीं आया होगा कि हम हिंदी क्यों बोल रहे हैं, हम चाइनीज या नेपाली या जापानी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जाहिर सी बात है कि अगर हम वहाँ पैदा होते, चीन में पैदा होते, तो हम चाइनीज बोलते हैं। यहाँ हम भारत में पैदा हुए, उत्तर भारत में है, तो यहाँ हिंदी बोली जाती है, राजस्थान के अंदर राजस्थानी बोली जाती है। तो हम ये भाषाएं जानते हैं, हम क्योंकि हम बचपन में जहाँ जिस परिवार में पैदा हुए, जिस माहौल में हम देख रहे हैं, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं देख रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें उसके हिसाब से हम चीज़ें सीखते हैं। तो अब जो बच्चा है, मान लीजिए जैसे आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, बहुत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, मोगली का, है ना, जंगल जंगल पता चला, चड्डी पहन के फूल खिला। आपने मोगली के बारे में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी फिल्में ये भी बनी हुई है। मोगली के बारे में छोटी सी मैं आप लोगों को यहाँ तथ्यात्मक जानकारी दूंगा। रुडयार्ड किपलिंग एक अंग्रेज अधिकारी थे जो भारत में जब अंग्रेजी शासन था उस दौरान यहाँ थे। उन्होंने एक नॉवल लिखा था, द जंगल बुक। ये उपन्यास मोगली नामक एक हकीकत के एक बच्चे के ऊपर आधारित था, मगर जैसा फिल्मों में या सीरियल में दिखाया वैसा नहीं है। दरअसल एक छोटा बच्चा था, वो पता नहीं किन्हीं कारणों से घर से अलग होकर के जंगल में चला गया और उसे एक भेड़ियों के समूह ने पाला। तो जब वो भेड़ियों के समूह में रहा, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सामाजिकता के प्रति तटस्थ होता है, यानी अगर उसे मौका मिल गया तो सीख गया। अगर वो बच्चा अगर परिवार में रहता तो उसकी कंडीशन अलग होती, मगर वो भेड़ियों के साथ रहा। तो जब वो 12-13 साल की उम्र का था तब पहली बार उसे इंसानों ने देखा। तो जब देखा तो बिल्कुल भेड़ियों की तरह इंसान पैरों पे खड़ा रहता, मगर वो भेड़िए चारों हाथ पैरों से उनसे चलते हैं, वो बिल्कुल उन्हीं की तरह, कोई कपड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, खाना भी कच्चा मांस खाता था।
वो भाषा भी नहीं जानता था, जबकि कोई भी बच्चा हो दुनिया का कोई न कोई भाषा जो जहाँ पैदा होता है वो भाषा सीखता है। तो समाजीकरण का मतलब सीधी सी बात है कि बच्चा तटस्थ रहता है, यानी उसको उसमें क्षमता होती है सीखने की, मगर अगर उसे मौका मिलेगा तो वो सीख पाएगा। जैसे मोगली, जैसे और भी कई सारे उदाहरण हैं जिन लोगों को बचपन से एकदम से समाज से अलग कर देगा और वो चीज़ें सीख नहीं पाए। दूसरा, उन बच्चों की उम्र भी ज़्यादा नहीं रही। तो ये चीज़ थी समाजीकरण का अर्थ। बिल्कुल सीधी सीधी मैं आपको समझ में आ गया होगा कि सीखने की प्रक्रिया सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करने के योग्य बनाती है समाजीकरण की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताओं की। तो विशेषताएं कौन कौन सी है इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला बताया कि समाजीकरण की प्रक्रिया आजन्म प्रक्रिया है, यानी आजन्म प्रक्रिया का मतलब है कि जन्म से लेकर के मरने तक आदमी कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आपके या मेरे दादाजी अगर जिंदा है तो वो क्या सीखते हैं? निश्चित रूप से सीखते हैं, मगर यहाँ पर ये चीज़ जरूर है कि सीखने की प्रक्रिया बचपन में ज़्यादा रहती है, बड़े होने की उम्र के बाद धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया कम होती जाती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैंने अभी आपको बताया कि आदमी सीखते हैं। अगर आप लोगों के दादा दादी या परदादाजी है तो आपने देखा होगा वो भी आजकल मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो ये मोबाइल चलाना सीखा कि नहीं सीखा? अभी थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी ने व्हाट्सअप स्टेटस डालना सीखा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, आजन्म चलती, जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक सीखता रहता है। ये जरूर है कि वो सीखने की प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाती है। पहली ये विशेषता हो गई। दूसरी बात, सीखने की प्रक्रिया है, मगर क्या सीखने की प्रक्रिया है? ये समाज सम्मत व्यवहार सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चीज है। मैंने अभी जैसा कि शुरू में बताया सीखना, मगर सीखने की प्रक्रिया क्या है? अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ क्लास के अंदर ये बताऊं कि जेब कैसे काटे या चोरी कैसे करें, किसी का गला कैसे काटे, तो वो सीखना क्योंकि गैर कानूनी है तो इसलिए वो समाजीकरण के अंदर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए जेब काटने को समाज मान्यता देता है तब क्या होगा? वो चीज़ समाजीकरण के अंदर आएगी, मगर वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। तो सीधी सी बात है कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त जो व्यवहार है वो सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो है मैं ये मिटा देता हूँ। तीसरी विशेषता हो गई समाजीकरण की प्रक्रिया समय और स्थान सापेक्ष होती है। तीसरी विशेषता है समय तथा स्थान सापेक्ष होती है। ये विशेषताएं आप लोगों ने बाकी चीज़ों के बारे में भी आपने सुनी होगी कि समय सापेक्ष, स्थान सापेक्ष, ये निश्चित रूप से सुना है, मगर जो है आप लोगों को जो है रटा होगा, इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा कि ये सापेक्ष का मतलब क्या होता है। सापेक्ष का मतलब सीधी सीधी बात में मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बता दूं। मान लीजिए हम ये कहें कि दिल्ली से बंबई दूर है वनिस्पत जयपुर के। अगर हम बात करें कि दिल्ली दूर है या सॉरी, जैसे हम मान लीजिए कोई किसी दो शहरों के हम मान लीजिए चर्चा करते हैं कि अभी हमने मुंबई और जयपुर की बात करी, तो मान लीजिए इनमें से दूर कौन है? अब ये किसकी तुलना में दूर है? अगर हम बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से जयपुर थोड़ा पास है और दिल्ली से बॉम्बे जो है तुलनात्मक रूप से जहाँ अधिक दूर है, यानी सापेक्षता हो गई। यानी सीधी सी बात है कि हम अब अगर तुलना करते किसी के साथ तुलना करते हैं वो चीज़ कहलाती है सापेक्षता। यानी अब समय सापेक्ष का मतलब ये होगा कि आज के समय में और पहले के समय या आने वाले समय में क्या चीज़ होगी वो तुलना करते हैं समय के अनुसार, तो वो कहलाती है सापेक्षता। अब यहाँ पर समय सापेक्ष है समाजीकरण की प्रक्रिया का मतलब सीधा सीधा ये है कि जरूरी नहीं कि आज जो चीज़ें सिखाई जा रही है पहले भी वही चीज़ें सिखाई जाती रही हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को जो है इसके अंदर दूंगा अभिवादन का। पुराने जमाने में अगर आप लोगों ने रामायण महाभारत के सीरियल देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि दंडवत प्रणाम का एक तरीका था अभिवादन में। दंडवत प्रणाम यानी लकड़ी की तरह पूरा झुक करके चरण स्पर्श करना। अब आज देखिए आप कि अब वर्तमान में हमें दंडवत प्रणाम कहीं भी हम नहीं देखते। अब आजकल हम हाथ जोड़ने का, नमस्कार करने का या ढोक देने का या दूर से हाय हेलो करने का ये प्रचलन चल गया। अब अगर वर्तमान की अगर हम बात करें बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर आप दंडवत प्रणाम करते, इतनी भीड़ है कि आपके ऊपर से बस या ट्रेन निकल जाएगी। तो जाहिर सी ये मजाक की बात है, मगर तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो ये चीज़ें समय के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती है। सीखने की प्रक्रिया इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। शादी ब्याह की अगर हम बात करें, रीति रिवाज परंपरा की बात करें तो कई सालों पहले की अलग रीति रिवाज थे, आज के अलग है। तो जो आज हम सीख रहे हैं वो समय सापेक्ष, यानी हो सकता है कुछ समय बाद कोई नई चीज़ें सीखने को मिले तो वो समाजीकरण। अब स्थान सापेक्ष के अंदर क्या होता है? स्थान सापेक्ष का मतलब होता है एक जगह पर अलग चीज़ है, दूसरी जगह अलग चीज़ है। जैसे
मैं आप छोटा सा उदाहरण बताऊं कि जो हमारे यहाँ अभिवादन का तौर तरीका है, हम नमस्ते करते हैं। अब एक मसाई जनजाति है जिसके अंदर जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं, है ना, और एक जनजाति ऐसी जिसमें जब दो व्यक्ति मिलते हैं आपस में तो नाक से नाक रगड़ते हैं। अब कल्पना कीजिए अगर आप भारत में किसी के ऊपर थूक दिया तो क्या होगा, वो आपको गाली निकालेगा, मारपीट हो जाएगी, जबकि वो वहाँ पर अभिवादन का तरीका है, नाक से नाक रगड़ते हैं। इसी तरह जो एक जनजाति में पर्टिकुलर, सब जगह नहीं, इसी तरह हमारे यहाँ ये परंपरा की कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो जो बच्चे बैठे हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। जबकि फिजी एक देश है जहाँ पर लड़कियों के मामले में ये नियम है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो लड़कियाँ खड़ी है तो बैठ जाएगी, हमारे यहाँ उल्टा है। तो ये जो है स्थान सापेक्षता कहलाती है। इसी तरह विवाह के रीति रिवाज की बात करें तो जो है हम कहें तो उत्तर भारत के जो है विवाह के तौर तरीके हिंदुओं में अलग है, दक्षिण भारत के अंदर विवाह के तौर तरीके बिल्कुल अलग है। तो ये जो है समय तथा स्थान सापेक्ष कहलाती है, ये विशेषता हो गई इसकी तीसरी विशेषता। अगली विशेषताओं की अगर हम बात करें तो जो है बिल्कुल सीधी सी बात है, समाजीकरण जो है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। संस्कृति को आत्मसात करना यानी संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। एक छोटा सा इस विशेषता को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सवाल पूछूंगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मांसाहारी हो, बहुत सारे लोग शाकाहारी हो, है ना, हमारे यहाँ दोनों तरह के लोग मिलते हैं, नॉनवेज वेजिटेरियन दोनों। अब सवाल छोटा सा सिंपल सा सवाल है कि जो मांस होता है, जो मीट होती है, उसमें से बदबू आती है या खुशबू आती है? जाहिर सी बात है आप सवाल सुनकर चौंक गए होंगे। अगर आप शाकाहारी है तो आपका जवाब होगा कि मांस से बदबू आती है, और अगर आप मांसाहारी है तो आप कहेंगे मांस से बदबू नहीं आती, खुशबू आती है। जो खाने वाले उनको पसंद है तो, और मैं जैसे नहीं खाता तो मुझे बदबू आती है। अब चीज़ एक ही है, मगर चीज़ को जो है अब मुझे बदबू क्यों आती है? कारण ये है कि बचपन से जो है मैं जिस परिवार में रहा, हमारे वहाँ नॉनवेज नहीं चलता, तो बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो है मांसाहार बुरा है। अब जो खाते हैं उनको अच्छी चीज़ बताई गई है। इसी तरह हमारे रीति रिवाज परंपराओं की अगर हम बात करें, मान लीजिए पर्टिकुलर हम कहें कि पर्टिकुलर कौन सा धर्म अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि जो जिस व्यक्ति जो धर्म को मानता है उसके बारे में वो उसकी तारीफ करेगा, हमारा धर्म सबसे बढ़िया, बाकी दूसरों का अच्छा नहीं है। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बचपन से हमें ये चीज़ें सिखाई जाती है कि हमारी जो रीति रिवाज परंपरा है वही श्रेष्ठ है, बाकी की चीज़ें नहीं है। तो और इसके अलावा हम दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाती है कि वो सीखते जाते हैं। अब ये धीरे धीरे हम सीखते कैसे, ये सारे हम होली दीपावली मनाना कैसे, अब हम में से अभी हाल ही में होली निकली है, हम में से कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ कि होली के दिन पटाखे चलाने हैं या कलर खेलना है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि होली के दिन कलर खेलते हैं, रंग लगाते हैं, जबकि दीपावली के दिन पटाखे चलाते हैं। इसमें हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से हम धीरे धीरे ये चीज़ें सीखते जाते हैं। तो ये संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संस्कृति जो है समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनाती है, यानी कि समाज का उपयोगी सदस्य बनाती है। ये एक बिल्कुल साधारण सी विशेषता है। संस्कृति जो है हस्तांतरण जो है वो समाजीकरण के द्वारा होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर संस्कृति, आज हम देखते हैं हमारे रीति रिवाज परंपराएं धर्म काफ़ी सालों पुराने, मगर हमारी उम्र तो इतनी नहीं है, या हमारे पिताजी हमारे दादाजी की उम्र तो इतनी नहीं है, वो कैसे सीखे? वो जब छोटे थे तो अपने माँ बाप से सीखे, हम उनसे सीख रहे हैं। अब जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमारे बच्चे उनके बच्चों को सिखाएंगे। इस तरह संस्कृति आगे से आगे हस्तांतरित होती रहती है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा। इसके अलावा अगर हम बात करें, समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के आत्म को यानी सेल्फ को जो है विकसित करती है। यानी व्यक्ति के आत्म, यहाँ आत्मा नहीं है, ये आत्म यानी सेल्फ की जो व्यक्ति का जो स्व है उसका विकास समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता। अब ये स्व क्या है? यानी स्व का मतलब है खुद की पहचान से। अब जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है, मैं क्लास के अंदर कहूँ को रामलाल श्यामलाल या सीता गीता जिसका भी नाम लूँ तो एकदम से वो अलर्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको पता है कि उसका ये नाम है। अब आप देखिए 1 महीने के बच्चे के पास आप खड़े होकर के कहो रामलाल सीता गीता कुछ भी कहो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो कौन है। मगर धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे हमारे अंदर हमारा जो है ये आत्म या सेल्फ का तत्व विकसित होता जाता। हम ये मानते हैं कि हमारी ये पहचान है और उस आधार पर हमारे समाज के अंदर हमें जाना जाता। तो ये समाजीकरण की ये प्रक्रियाएं बहुत आसान सा ये है। इसके बाद हम बात करेंगे समाजीकरण की जो है प्रक्रिया कैसे चलती है।